हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है आवाज। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स करनी है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उनकी न्यूट्रिशन के लिए वो है एनर्जी। तो इसलिए सबसे पहले हम बात भी एनर्जी की करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इज टू इंश्योर एडिक्वेट कैलोरिक इनटेक टू स्पोर्ट। क्यों क्यों चाहिए होती है हमें जो भी एनर्जी है या कैलोरिक इनटेक है? एक तो हमने जो भी एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है उनका एक्सरसाइज का, उसको सपोर्ट करना है। इसके अलावा हमने करनी है मेंटेन स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, मसल मास और ओवरऑल हेल्थ हेल्थ ऑफ एन स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, अब जो हम एनर्जी और न्यूट्रिएंट जो होती है वो वेरी कर रही होती है। आपने पढ़ा ही है कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो वेरी करता है। इसी तरह नॉर्मल इंडिविजुअल में भी उनकी वेट, हाइट, एज, जेंडर बेस पे। और लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें एडिशनल जो है वो टाइप, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज भी आती है। ठीक है, तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट पर्सन है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनमें एडिशनल चीजें जो हैं वो अफेक्ट कर रही होती हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट पे। इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन एन ओवरऑल फिटनेस प्रोग्राम, ये एक उन्होंने रेफरेंस दिया है कि अगर किसी की ड्यूरेशन इतनी है तो कैन जनरली मीट देयर डेली न्यूट्रिशनल नीड बाय फॉलोइंग एन नॉर्मल डाइट प्रोवाइडिंग 25 to 35 कैलोरीज पर केजी पर डे। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात है। जो हम जैसे हैं, अगर वो 30 to 40 मिनट्स पर डे की वॉक कर रहे हैं 3 टाइम्स पर वीक, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें जो नॉर्मल कैलोरीज हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, वो इनफ है उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। However, the 50 kg athlete engaging in more intense training of 2 to 3 hours per day, 5 to 6 times a week, or high volume training of 3 to 6 hours in 1 to 2 workouts per day, 5 to 6 days a week, may expend up to additional 600 to 1200 calories a day. अब इस बात का मतलब ये है कि अगर कोई एथलीट है, अगर वो 2 से 3 घंटे, 5 से 6 दिन हफ्ते के इंटेंस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, या वो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग है 3 से 6 घंटे की, 2 वर्कआउट्स है पर डे 5 to 6 डेज के लिए, तो वो अपनी जो नॉर्मल है उसमें 6 to 1200 कैलोरीज जो है वो ऐड करेगा। ठीक है, दस रिक्वायरिंग 50 to 80 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, जो कि रफली हमारे पास 2500 से 4000 कैलोरीज बनती है। ठीक है, इसके अलावा जो हैवियर एथलीट्स होते हैं उनकी डेली कैलोरी नीड और भी ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल वेट की। उन्होंने बेस पे कंपैरिजन किया है कि अगर एक 50 केजी वाला है और वो इस एक्सरसाइज में एंगेज है तो वो अप्रोक्सीमेटली 2500 से 4000 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हैवियर इन वेट है तो वो 150 टू 200 किलो कैलोरी पर केजी जो है वो जो रफली 10,000 तक अप्रोक्सीमेटली बन रही है, वो अपनी डेली कैलोरिक नीड्स जो है वो इतनी उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं आपको पता है कि 10,000 कैलोरी जो आप कह रहे हो कि मतलब आप एक एथलीट को देना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे पूरी करोगे कि वो एक दिन में 10,000 कैलोरी कंज्यूम करे? पॉसिबल ही नहीं है कि आप नॉर्मल डाइट दे के उसको 10,000 कैलोरी जो है वो पूरी कर सको। तो उसके लिए फिर जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी बार्स हैं, वो सब जो है वो डिजाइन की जाती हैं स्पेसिफिकली फॉर स्पोर्ट्स मैन। अच्छा, मीटिंग कैलोरिक नीड फॉर मैनी फिटनेस माइंडेड और elite intensely training individual can be a challenge for working individual. Balancing daily training schedule with work and family responsibility can compromise the quantity quality training timing of meal, which can greatly affect energy, strength level and overall health. इसमें वो ये कह रहा है कि इतनी ज्यादा कैलोरिक नीड्स हैं और वो इंडिविजुअल जो कि वर्किंग किसी और काम में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर कोई जिसका जो कि एक्सरसाइज तो कर रहा है लेकिन साथ उसका अपना भी काम है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, मील ऑफ टाइम, इन सब चीज़ों को कंप्रोमाइज करता है। ठीक है,
और जिसकी वजह से उसकी अफेक्ट होती है एनर्जी, स्ट्रेंथ लेवल और ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, कि अगर आपने फैमिली गैदरिंग्स में जाना है या आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहां पे भी आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी मील की जो है वो इफेक्ट हो सकती है। In the elite athlete, consuming enough food at regular interval without compromising performance is challenging, particularly for collegiate athletes. School schedule, budget, cafeteria schedule, travel requirement, and a varying appetite can further complicate the situation. Meeting the daily energy need and appropriate macronutrient distribution for active individual may necessitate the use of sports bar, drinks, convenience food, and snack in addition to whole food and meal. Dietitian need to be flexible in accommodation, lifestyle, and eating behavior when designing meal plan for maximum sport performance. यहाँ तक समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन जो अभी इतनी बात मैंने बताई है? No, ma'am. Okay. Next is sports supplement. Sports supplement, मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम आ रही है, बस थोड़ी सी कट जाती है कहीं कहीं। अच्छा, नहीं आएगी तो बताना। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट जो होते हैं ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि एक तो वो इजी टू कैरी हो, इजी टू कंज्यूम हो और इजी टू डाइजेस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर इजी टू कैरी नहीं है, सपोज एक साइकिलर है और वो साइकिलिंग करे, तो ड्यूरिंग साइकिलिंग ना तो वो खा सकता है, कैसे करेगा? ठीक है, तो इसके लिए वो इजी टू कैरी होनी चाहिए। वो उनकी बोटल्स होती हैं, वो उनमें प्रोटीन शेक्स या वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स या ग्लूकोज वाली भर लेते हैं और वो उनके लिए इजी होती है उसको कंज्यूम करना। इजी टू डाइजेस्ट है। इजी टू डाइजेस्ट आपको पता है कि अगर आप ऐसा मील उनको दे रहे हो जो कि उनकी डाइजेशन जो है वो जैसे फाइबर वगैरह की चीजें हैं, वो अगर आप उन्हें दोगे तो ऑब्वियसली वो फिर उनका जो है वो हिंडर करेगी। इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते जो भी हम फाइबर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। मील रिप्लेसमेंट पाउडर, रेडी टू ड्रिंक सप्लीमेंट, एनर्जी बार एंड एनर्जी जेल. This group represents 50 to 70% of the industry sale. These products are typically fortified with 33 to 100% of recommended dietary allowance for vitamin and mineral. 33 to 100% fortification का मतलब है कि आप अपने डेली आरडीएस का 33 से 100% जो है वो इनसे ले सकते हैं। एक तो आप मील ले ही रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको मिनरल विटामिन मिल ही रहे हैं, लेकिन इनको फोर्टिफाई किया जाता है एडिशनल, ताकि आपकी जो डेली आरडीएस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, provide varying amount and type of carbohydrate, protein and fat are ideal for athlete on the run. They provide portable, easy to consume food that can be used peri-competitively while traveling at work, in car, or throughout the day at multi-event meets such as in track and field, swimming, diving, and gymnastics. Many fitness-minded and athletic individuals use these products as a convenient way to enhance their current diet. These products are generally regarded as safe. However, if they are substituted in the place of whole food on a regular basis, they can deprive the athlete of a well-balanced diet. They may also contain excess of sugar, fat, and protein, and banned substances such as caffeine, ephedra, and other botanicals. अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर आप सिर्फ यही स्पोर्ट सप्लीमेंट ही कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियसली फिर आप जो अपनी ओवरऑल बैलेंस डाइट है वो कंज्यूम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ अकम्पनी करने के लिए होते हैं आपकी नॉर्मल डाइट के साथ, बैलेंस डाइट के साथ, ताकि जो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। किसी भी स्पोर्ट पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर नहीं डिपेंड होना चाहिए। Next is weight management. In effort to maximize performance, many athletes alter normal energy intake to either gain or lose weight. Although such efforts are sometimes appropriate, weight reduction program may involve element of risk. For some young athlete, achievement of unrealistically light weight can jeopardize growth and development. Chronic dieting by a female athlete can lead to eating disorder, delayed menarche, amenorrhea, and potential osteoporosis. अब वेट गेन और वेट लॉस जो है वो बेशक कोई स्पोर्ट पर्सन हो या नॉर्मल इंडिविजुअल हो, उनके लिए अगर आप एक्सेसिव वेट रिडक्शन कर रहे हो विद
इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली वो आपकी नॉर्मल हेल्दी में नहीं आता वेट रिडक्शन में, वो आपकी बॉडी को जो है वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे के जाता है, और जो कि हेल्थ पे इफेक्ट करता है आपका। अब यहाँ पे हम एथलीट की बात करें तो सेम गोस फॉर एथलीट्स के, अगर वो भी अपने ड्रास्टिक वेट रिडक्शन या वेट गेन करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो है हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। द गोल वेट ऑफ एन एथलीट शुड बी बेस्ड ऑन बॉडी फैटनेस. Adequate time should be allowed for a slow, steady weight loss of approximately 1 to 2 pound each week over several weeks. अब अगर हर बॉडी का स्टेचर डिफरेंट होता है, उसका जेनेटिक जो डिजाइन है वो डिफरेंट होता है, तो समटाइम्स जो है वो सिर्फ आप उनका हाइट वेट एज देख के नहीं, स्टेचर देख के भी डिसाइड करते हो कि उनका कितना वेट गेन कराना है, कितना वेट लॉस कराना है, ठीक है। और जो आइडियल सिचुएशन वो यही है कि आप स्लो स्टडीली जो है वो वेट लॉस कराओ 1 to 2 pound each week over several weeks, ठीक है। ये नहीं कि आपने रैपिड वेट लॉस कराना है किसी का भी, इट्स नॉट हेल्दी। Weight loss should be achieved before the competitive session begins to ensure maximum strength. अच्छा, अब जो भी स्पोर्ट्स सीजन्स होते हैं, एक होता है कि जो उनका कम्पिटिटिव सीजन होता है, एक होता है उनका रेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि ओलंपिक्स का अपना एक टाइम होता है, ठीक है। हर क्रिकेट का जो अगर वनडे चलने हैं या सीरीज चलनी है, वर्ल्ड कप चलना है, हर एक का अपना एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, ठीक है। अब उसी की बेस पे जो है वो एथलीट्स को या स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो ट्रेन किया जाता है कि एक उनका 6 मंथ का या 1 ईयर का जो भी ड्यूरेशन होता है, अगर उनके कंपटीशन में 1 ईयर का ड्यूरेशन है तो फिर वो 4 मंथ के जो है या 3 मंथ के 3 ड्यूरेशन बनाते हैं, जिसमें वो प्री कम्पिटिटिव या नियर कम्पिटिटिव और कम्पिटिटिव सीजन होता है, ठीक है। तो इन तीनों स्पोर्ट्स करके बता रही हूँ। तो इन तीनों ड्यूरेशन के दौरान आपकी जो डाइट है वो स्पोर्ट्स पर्सन की वो डिफर करती है, ठीक है। अगर वो इसी तरह वेट लॉस की भी वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप वेट लॉस अचीव करना है तो वो कॉम्पिटिटिव सीजन से पहले होना चाहिए, ताकि जो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो जो है वो डिस्टर्ब ना हो। समटाइम जो है वो मसल लॉस ज्यादा हो रहा होता है फैट की जगह। अगर आप ये रैपिड जितने भी रैपिड मेथड हैं वेट लॉस के, उनमें मोस्टली जो है वेट लॉस जो है वो मसल जो है लॉस ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कि इंश्योर रहे कि उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो इंश्योर करने के लिए कम्पिटिटिव सीजन से पहले ही उनका वेट लॉस करना चाहिए। ड्यूरिंग या नियर बिफोर जो है वो आपको उनका वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाहिए। In addition, the exercise should be of moderate intensity because at this level, a greater proportion of energy is derived from fat than carbohydrate, and then exercise can be sustained longer. When planned school-based activity program are in fact up to 50% reduction in the incidence of overweight is feasible. Appropriate program for weight management, जो आप अभी weight management पर ही रहे हैं अपने क्लिनिकल वाले में, मैं अक्सर आपको वेट मैनेजमेंट ही पढ़ा रही हूँ, तो उसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड के जिस तरह आप वेट को मैनेज करते हैं। Next is weight gain should be achieved through a gradual increase in energy intake combined with a strength training program to maximize muscle weight gain over fat gain. अच्छा, जब भी आपने वेट गेन करना होता है तो जो नॉर्मल अप्रोच यही होती है कि आपने साथ कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि वो वेट गेन जो होता है ताकि वो मसल बिल्ड करे, ना कि आपका फैट बिल्ड करे, ठीक है। तो जिस तरह आप वेट लॉस ग्रेजुअली करते हैं, वेट गेन भी ग्रेजुअली ही होना चाहिए। A realistic goal is half to 1 pound weekly. Fat intake should not exceed 30% of kilocalories from fat, and protein should be 1 to 1.5 gram per kg of body weight. The professional working with an elite athlete must remember the tremendous motivation that comes from a desire to perform well in the sport. अच्छा, अब जो हमने पढ़े हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं, अब जो कार्बोहाइड्रेट है उनकी सॉरी ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप बिफोर एक्सरसाइज कौन सा ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी क्या है, और पोस्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है, ठीक है। तो इसी तरह हम प्रोटीन और फैट्स को भी डिवीजन होती है कि
पहले कितना लेना है, बाद में कितना लेना है, दरमियान में कितना लेना है। सबसे पहले हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। अच्छा, अब है मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो भी इंडिविजुअल हैं किसी भी फिटनेस प्रोग्राम में इंगेज हैं, तो उनको अपनी मैक्रोन्यूट्रिएंट नीड बाय कंज्यूमिंग नॉर्मल डाइट से करनी चाहिए पहले, ठीक है। जो कि नॉर्मल, अगर आप, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि अगर आप 3 to 5 डेज अ वीक 35 to 40 मिनट की कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल डाइट से वो आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप 45 to 55% कैलोरीज लेते हो कार्बोहाइड्रेट से, 10 to 15% प्रोटीन लेते हो, और 25 to 35% फैट लेते हो। ये आपके नॉर्मल AMDRs है, ठीक है। किसका माइक ऑन है? सारा। अच्छा, अब जो एथलीट इन्वॉल्व होते हैं मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग में, तो फिर उनकी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की जो नीड्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाती है। एंड इनटेक ऑफ एट 60 to 70% ऑफ टोटल कैलोरीज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 ग्राम पर केजी पर डे बनता है, ठीक है। द रिमेनिंग कैलोरीज फिर आप प्रोटीन और फैट से पूरे करते हो। समझ आ गई है ये बात? Next is specific macronutrient recommendation should be used when counseling an active individual or athlete. When energy intake is high, even a diet containing only 50% of calories from carbohydrate would provide 500 grams of carbohydrate, which is sufficient to maintain muscle glycogen stores. इस बात की समझ आई है? इसमें वो ये कह रहा है कि जब आप किसी भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हो, तो आपकी कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर को मीट करना है, ठीक है। तो अगर उसमें आप 50% भी कैलोरीज दे रहे हो कार्बोहाइड्रेट से, तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बनता है पर डे का, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है आपकी ग्लाइकोजन स्टोर को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। समझ आइए ये बात? और अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हो और सिर्फ 10% ही प्रोटीन ले रहे हो, तो 4500 कैलोरीज हैं, तो वो भी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सीड कर जाती हैं आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो जो भी बेस कर रही होती है आपके AMDRs, वो कैलोरी की बेस पे कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनको कम भी ले रहे होते हो, तो वो आपकी नॉर्मल से ज्यादा ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। तो जो आपने जितना भी प्लान करना होता है वो बेस होता है इंडिविजुअल की बॉडी साइज पे, उसकी कंपोजिशन पे, स्पोर्ट पे और जेंडर पे। ये क्या है? अच्छा, नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो फर्स्ट सोर्स है ग्लूकोज एक्सरसाइजिंग मसल्स का, ग्लाइकोजन स्टोर से आ रहा होता है, ठीक है। जब डिप्लीट हो जाता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस आते हैं हेल्प करने को, ताकि वो ग्लूकोज के स्टोर्स को फुलफिल कर सके। एंड्योरेंस एक्सरसाइज में ज्यादातर ये होता है जो कि 90 मिनट से एक्सीड कर जाती है, जिसमें मैराथन आती है, रनिंग आती है। उनमें आपको जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो लोअर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की जो रनिंग होती है उनमें ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होते हैं, तो फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस आते हैं आपकी हेल्प करने को। When they drop to critically low level, high intensity exercise cannot be maintained. In practical terms, the athlete is exhausted and must either stop exercising or drastically reduce the pace. Athletes often refer to this as hitting the wall. इस प्रोसेस को कहते हैं हिटिंग द वॉल, कि अगर आपके क्रिटिकली लो हो गए हैं ग्लाइकोजन स्टोर्स और आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो अपनी एक्सरसाइज, तो इस फिनोमिनन को कहते हैं हिटिंग द वॉल, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जो एथलीट है वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। Glycogen depletion may also be a gradual process occurring over repeated days of heavy training in which muscle glycogen breakdown exceed its replacement, as well as during high intensity exercise that is repeated several times during competition or training. A distance runner who averages 10 miles per day but does not take the time to consume enough carbohydrate in his or her diet, or the swimmer who completes several intervals at maximum oxygen consumption within hours, can deplete glycogen store rapidly.
ठीक है, समझ आई है? क्योंकि जो ग्लाइकोजन डिप्लीशन है वो भी ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज के साथ ग्लाइकोजन स्टोर को रीफिल नहीं करेंगे तो एट द एंड जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर है वो रैपिडली डिप्लीट कर जाएंगे, और फिर जब कंपटीशन का टाइम आएगा तो आपके पास इनफ ग्लाइकोजन स्टोर्स नहीं होगा कि आप उस जो भी आपकी कंपटीशन है उसको विन कर सको। A high carbohydrate or glycogen loading diet can help athlete maximize glycogen store and be able to continue endurance performance. The amount of carbohydrate required depend on the athlete total daily energy expenditure, type of sport, gender, and environmental condition. Environmental condition are very much necessary कि वेदर है वो कोल्ड है या वो हॉट है या वो नॉर्मल है या सिंपली हवा चल रही है, ये सब चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। Recommendation should provide for daily carbohydrate intake in gram relative to body mass and allow flexibility for athlete to meet these targets within the context of their energy need and other dietary goals. Carbohydrate intake of 5 to 7 gram per kg per day can meet general training need, and 7 to 10 gram per kg per day will suffice for endurance athlete. For example, a 70 kg athlete would consume 350 to 700 gram carbohydrate daily, जो कि इनफ है। अब इसके बाद टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो अभी तक डिबेटेबल है कि जो एथलीट्स हैं उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम करने चाहिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कंज्यूम करने चाहिए। तो अभी तक ये बात डिबेटेबल है कि जो उनकी प्री एक्सरसाइज मील्स हैं वो ऑब्वियसली इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी तक तो यही कहा जाता है कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हैं वो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो हैं वो कंज्यूम करनी चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट इनटेक बिफोर एक्सरसाइज, द प्री इवेंट और प्री ट्रेनिंग मील सर्व टू पर्पसेस। इट कीप athlete from feeling hungry before and during the exercise. It mean optimum level of blood glucose for exercising muscle. ठीक है, तो जो भी आप कार्बोहाइड्रेट बिफोर एक्सरसाइज ले रहे हो उसके दो ही पर्पस हैं। एक तो वो आपको हंग्री नहीं होने देगा, दूसरा वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। A pre-exercise meal can improve performance compared with exercising in a fasted state. Athletes who train early in the morning before eating or drinking risk developing low liver glycogen store that can impair performance, particularly if the exercise regimen involves endurance training. Pre-exercise sports drinks are commonly used in athletic competition requiring aerobic power. PRX जो है वो जनरली 14 ग्राम पर सर्विंग ऑफ फ्रुक्टोज, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, अमाइनो एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है, जो कि जो है वो बिफोर एक्सरसाइज जो एथलीट है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। 30 minutes prior to performing endurance enhance indices of aerobic performance, specifically V2O max, time to exhaustion or percentage of non-protein fat substrate use. तो जो वो कह रहा है कि जो प्री एक्सरसाइज स्पोर्ट ड्रिंक हम दे रहे होते हैं उनका क्या काम होता है कि एक तो वो एरोबिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एग्जॉशन का टाइम जो है वो डिक्रीज करते हैं, और तीसरा जो ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ फैट की तरफ मूव कर रहे होते हैं उसको भी प्रिवेंट करते हैं। ये हाई इंटेंसिटी नहीं, ये जो इंड्योरेंस जो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन वाली एक्सरसाइज है उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। Next is carbohydrate feeding before exercise can enhance liver glycogen store, although allowing for personal preferences and psychological factor. The pre-event meal should be high in carbohydrate, non-greasy and readily digested. क्यों? क्योंकि ताकि वो जो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया इन सब चीजों को अवॉइड कर सके, इसलिए नॉन ग्रीसी होने चाहिए और रेडिली डाइजेस्टेड होने चाहिए। Fat should be limited because it delays the gastric emptying time and take longer to digest. इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आप ले रहे होते हैं आप फैट तो जो है वो साइड पे क्यों, क्योंकि उसका डाइजेशन का टाइम जो है वो ज्यादा होता है। A meal eaten 3.5 to 4 hours before competition should be limited to 25% kilocalorie from fat. और जब आप जैसे जैसे आप इवेंट के क्लोज जाते जाते हो वो 25 से कम होना शुरू हो जाए, से भी कम करना शुरू कर देते हैं। Exercising with full stomach may cause indigestion, nausea, and vomiting. Thus, the pre-game meal should be eaten 3 to 4 hours before an event and should provide 200 to 350 gram of carbohydrate. ठीक है, ताकि उनको टाइम मिले कि वो डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब कर सके
और ग्लाइकोजन में जाके स्टोर हो सके जो एक्सेस ग्लूकोज है, और जो अब हमें जरूरत हो तो वो ग्लूकोज जो है वो हम यूज कर सके। 4 hours before the event, it is suggested that the athlete consume 4 grams of carbohydrate per kilogram of body weight, whereas 1 hour before the competition वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप इवेंट के करीब आते जाते हो उस तरह आपकी कंजम्पशन डिक्रीज करनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे पहले 4 ग्राम ले रहे हो तो 1 घंटे पहले आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है। Commercial liquid formulas providing an easily digested high carbohydrates food are popular with athletes and probably leave the stomach faster. Food high in fiber fat, इसीलिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड देते हैं। ठीक है, समझ आइए, क्योंकि जो भी कमर्शियल फॉर्मूलाज या स्पोर्ट्स ड्रिंक जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो इजीली स्टमक को जो है वो पास कर सके और वो फाइबर या फैट या लैक्टोज पे ना हो, ताकि वो ब्लोटिंग गैस और डायरिया, क्योंकि अक्सर जो है एथलीट्स को अगर कोई एलर्जी है जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो जो है वो फिर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इन सब चीजों को देख के आपको मील प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट इनटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Carbohydrate consumed during endurance exercise lasting longer than 1 hour ensure the availability of sufficient amount of energy during the later stage of exercise, improve performance and enhance feeling of pleasure during the following exercise. अगर आपकी एक्सरसाइज जो है वो 1 घंटे से ज्यादा है तो फिर आपने जो लास्ट स्टेजेस होती है एक्सरसाइज की उनमें आप इंश्योर करते हो कि जो स्टोर्स हैं वो इनफ हैं, और ताकि और अगर आपने देना भी है तो आप उन लास्ट आवर्स में देते हो ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना आए, ताकि बल्कि उसको इम्प्रूव करे। Carbohydrate feeding does not prevent fatigue, rather it simply delays it. During the final minutes of exercise, when muscle glycogen is low and athletes rely heavily on blood glucose for energy, their muscle feel heavy and they must concentrate to maintain exercise at intensity that are ordinarily not stressful when muscle glycogen stores are full. Glucose ingestion during exercise has also been shown to spare endogenous protein and carbohydrate in fat cycles without glycogen depletion. Thus, consuming an exogenous carbohydrate during endurance exercise help to maintain blood glucose and improve performance. ठीक है, ये बात समझ आई है कि जब आप कोई भी हैवी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एट द एंड जो है वो आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज जो है वो डिप्लीट करना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एंड पे जो है वो स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज ना करें, या फिर आप एक्सटर्नली जो है वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें ताकि जो है आपके परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो, ब्लड ग्लूकोज की वजह से वो खराब ना हो। The form of carbohydrate does not seem to matter physiologically. Some athletes prefer to use a sports drink, whereas others prefer to eat a solid or gel and consume water. If a sport drink with carbohydrate is consumed during exercise, the rate of carbohydrate ingestion should be approximately 26 to 30 gram every 30 minutes, an amount equivalent to 1 cup of a 6% to 8% of carbohydrate solution taken every 15 to 20 minutes. इसका मतलब ये है कि जो भी वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसका जो रेट ऑफ इंजेशन है वो 26 to 30 ग्राम होना चाहिए एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, आप 20 आपने 26 या 30 सपोज करो 30 कर लो, 30 ग्राम आपने दिया, फिर आपने 30 मिनट बाद दोबारा 30 देना है। ठीक है, रैपिड नहीं देना। The ensure that 1 gram of carbohydrate will be delivered to the tissues per minute at the time fatigue sets in. क्योंकि वो अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो 1 ग्राम कार्ब्स दे रहे हो वो 1 मिनट में जो है वो आपके ब्लड में जा रहा है। ठीक है, it is unlikely that a carbohydrate concentration of less than 5% is enough to help performance, but solution with a concentration greater than 10% are associated with abdominal cramp, nausea and diarrhea. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो 6 to 8% जो उन्होंने रेंज दिया है वो कह रहे हैं कि जो आप अगर लेस देन 5% दे रहे हो तो वो इनफ तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। लेकिन अगर आप 8-10% से इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियसली फिर वो अब्डोमिनल क्रैम्प, नोजिया और डायरिया कॉज करेंगे। Combining protein and carbohydrate in a sport food or snack may also improve performance, muscle protein synthesis and net balance and recovery. A small amount of amino acid ingested in small amount alone or in conjunction with carbohydrate before or after exercise appear to improve net protein balance
and may stimulate protein synthesis and improve net protein balance at rest during exercise and post exercise recovery. अब इसमें उन्होंने बताया कि आप प्रोटीन जो है वो अकम्पनी करके दे सकते हो कार्बोहाइड्रेट के, ताकि वो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है और नाइट्रोजन बैलेंस नॉर्मल रहे। लेकिन उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर कहा है, ड्यूरिंग नहीं कहा। ड्यूरिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि उनका डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम होता है, तो वो इजीली जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ड्यूरिंग जो है वो आप कार्बोहाइड्रेट ही देते हो। बिफोर कंपटीशन और आफ्टर कंपटीशन या बिफोर एक्सरसाइज या पोस्ट एक्सरसाइज जो है वो आप दे सकते हो प्रोटीन। Carbohydrate intake after exercise, on average only 5% of muscle glycogen used during exercise is resynthesized each or following exercise, ठीक है। Accordingly, at least 20 hours will be required for complete restoration after exhaustive exercise, provided approximately 600 grams of carbohydrate are consumed. वो बता रहे हैं कि अगर आप post exercise 600 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दोगे तो विद इन 20 आवर्स जो है वो दोबारा से ग्लाइकोजन रिस्टोर करेंगे मसल्स। The highest muscle glycogen synthesis rate have been reported when large amount of carbohydrate 1 to 1.85 gram per kg per hour are consumed immediately after exercise and at 15 to 60 minutes interval thereafter for up to 5 hours after exercise. इसमें वो ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट मसल ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो रिपोर्ट हुआ था जब उन्होंने 1 to 1.85 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट दिए थे एवरी 15 to 60 मिनट के ड्यूरेशन पे 5 आवर तक, ठीक है। 15, 30, 45, 60 आप इन चारों को यूज कर सकते हो 5 घंटे तक। मतलब अगर आपने एक दफा 15 मिनट बाद दिया है तो आपने देखना है कि नेक्स्ट टाइम आपने 20 मिनट बाद देना है, 30 मिनट बाद देना है या 60 मिनट बाद देना है। Delaying in carbohydrate intake for too long after exercise reduce muscle glycogen synthesis. It also appeared that the consumption of carbohydrate with high glycemic index result in higher muscle glycogen level 24 hours after exercise compared with the same amount of carbohydrate provided as food with low glycemic index. इसलिए जो है वो high glycemic index food जो है वो रेफर किए जाते हैं। Adding approximately 5 to 9 gram of protein with every 100 gram of carbohydrate eaten after exercise may further increase glycogen resynthesis rate, providing amino acid for muscle repair। और क्योंकि एनाबॉलिक हार्मोन प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव होती है प्रोटीन के देने से और मसल भी रिपेयर होते हैं, तो आपने 100 ग्राम के साथ जो है अप्रोक्सीमेटली 5 to 9 ग्राम प्रोटीन देनी है। ये आपका डिसीजन होता है कि आपने 5 देनी है, 6 देनी है, 7 देनी है, 8 देनी है, 9 देनी है। Many athletes find it difficult to consume food immediately after exercise, usually when body or core temperature is elevated, appetite is depressed, and it is difficult to consume carbohydrate-rich food. Many athletes find it easier and simpler to drink their carbohydrate or consume easy to eat carbohydrate rich foods such as fruit pops, bananas, oranges, melon और apple slices। तो ये कह रहे हैं कि जब फौरन इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ होता है, तो उस टाइम जो है वो एपेटाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है और जो एथलीट है वो कंज्यूम नहीं कर पाते कि वो इतना मील कंज्यूम करे कार्बोहाइड्रेट, तो फिर उनको ड्रिंक्स दी जाती हैं इसी तरह या कुछ ऐसी सोर्सेज दी जाती है ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो मैम, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ जी, मैंने भी बस कर दिया। सवाल किसी का कोई क्वेश्चन है? सब समझ? अच्छा, आपको मैं इसकी मैम ये कौन सा एडिशन, ये बुक का कौन सा एडिशन है मैम? पता नहीं क्यों चेंज है आपके पास? आपके पास चेंज है शिफा? आई गेस मेरे ये पास 16th एडिशन है, आपके पास? आई गेस ये 14 है। काफी चीजें मैं देख रही हूँ ना, कुछ है कुछ नहीं है, मिसिंग है कुछ चीजें, वो फिर अच्छा, हम जब कहाँ आप से? आएंगे जब आप आएंगे फिर दोबारा रिवीजन कर लेंगे आपकी बुक से भी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने आपको एक ये सजेशन देना था कि जिस तरह आप ये पढ़ते जा रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अब आपको थोड़ा मुश्किल होगा ये याद करना कि कब कब क्या देना, तो इसको ना एक मैम आपकी आवाज कट रही है।
अब आ रही है? जी। मैं कह रही हूँ कि एक टेबल की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लो कि प्री में क्या देना है, पोस्ट में क्या देना है, बिटवीन क्या देना है। ठीक है, आपको इजीली याद रहेगा कि 1 घंटे बाद कितना लिखा हुआ है, 2 घंटे बाद। इस तरह आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और इतना ज्यादा बातें बहुत रिपीटेटिव हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको एक टेबल की फॉर्म में करते जाओगे तो इजी रहेगा आपके लिए। बाकी वो जिस तरह फिर आपको याद करना है वो आप कर। चलो, अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो